माई सेल्फ ममता शर्मा। और आज हम अपनी वीडियो क्लास में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो ऑल क्लासेस के लिए कॉमन टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ या कितने सदस्य थे और किसने इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्टार्टिंग होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जिन जिन देशों ने इसके अंदर भागीदारी की थी, जो देश लड़े थे इसके अंदर, वहां पर आपात जन और धन की हानि होती है। इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों में से इंग्लैंड भी एक देश था। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। यहाँ पर उन्होंने काफी समय तक शासन किया। एक व्यापारी कंपनी बनकर भारत आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब भारत के ऊपर शासन करना या उसका संचालन करना इनके लिए इजी नहीं होता है। इसलिए जो इंग्लैंड के पीएम होते हैं एटली, वो एक निर्णय लेते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की जाए और उसको भारत भेजा जाए और भारत के विभिन्न दलों से बातचीत करके वहां पर जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर किया जाए और इज्जत से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। क्योंकि उनको ये भय था कि अगर क्रांति हुई तो वो उसको अब नहीं दबा पाएंगे। तो एटली जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं वो 19 फरवरी 1946 को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये 19 फरवरी 1946 को क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन की नियुक्ति करते हैं। कब? 1946 को एक कैबिनेट मिशन बनाया जाता है जिसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, जिसका नेतृत्व सर स्टैफर्ड क्रिप्स करते हैं और जिनका मेन पर्पस था भारत के विभिन्न दलों के साथ बातचीत करना और उनको सेटिस्फाइड करना। और इसके बाद में 23 मार्च को ये मिशन भारत पहुंचता है। 23 मार्च को ये जो कैबिनेट मिशन बनाया गया है ये भारत पहुंचता है। भारत पहुंचने के बाद में ये विभिन्न दलों को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को और उसके बाद मुस्लिम लीग को बातचीत करने के लिए बुलाते हैं कि भाई आप आइए, हम एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और आप लोगों से बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इन्होंने जब सभा हुई तो एक मत प्रस्तुत किया कि भारत को एक संघ बना दिया जाए, यानी कि भारत को संघ बनाने की बातचीत पर इन्होंने बल दिया और इन्होंने संविधान सभा के निर्माण की बात भी कही। और ये संविधान सभा के निर्माण की बात को दोनों दलों के द्वारा मान लिया गया कि भाई हाँ, भारत का संविधान बनना चाहिए। वैसे भी काफी समय से भारत के लोगों ने अंग्रेजों पे दबाव बनाया हुआ था कि भाई हम सक्षम हैं, हमारे देश को एक संविधान बनाने की अनुमति प्रदान कर दी जाए और भारत को संघ बना दिया जाए। तो इसी प्रोसेस में जो ये मिशन भारत में आया था, इन्होंने भारत संघ बनाने पर बल दिया और भारत के संविधान के निर्माण की बात कही और कहा कि इसके अंदर 389 सदस्य होंगे। ये जो संविधान सभा बनाई जाएगी जिसका काम होगा संविधान का निर्माण करना, इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होंगे? 389 इसके अंदर टोटल सदस्य होंगे। 389 ये संविधान सभा के सदस्य होंगे जिनका मेन पर्पस होगा संविधान सभा का निर्माण करना। अब ये 389 जो सदस्य हैं वो कौन कौन से प्रांतों से होंगे? अब इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला था 292, फिर 4 और फिर यहाँ पे था 93। यानी कि ये जो मेंबर हैं, यानी कि ये जो सदस्य हैं 292, ये कहाँ से होंगे? ये जो ब्रिटिश प्रांत है ना, ब्रिटिश प्रांत कौन से थे भाई? भारत उस टाइम पे 2 भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और दूसरा था देसी रियासत। अब जो ब्रिटिश भारत था वहां पर क्राउन का सीधा शासन था और जो देसी रियासतें थी वहां डायरेक्ट शासन तो नहीं था, लेकिन वो अपने आप को अंग्रेजों के अधीन समझते थे और उनको टैक्स भी पे करते थे। तो यहाँ पर ये जो 292 जो ये थे, ये ब्रिटिश प्रांत जो थे, वहां से ये इतने मेंबर होंगे इसके अंदर। यानी कि जो ये संविधान सभा के अंदर जो टोटल सदस्य हैं 389, इसमें से 292 कहाँ से होंगे? ब्रिटिश जो प्रांत हैं वहां से होंगे। और 4 कहाँ से होंगे? ये चीफ कमिश्नरी से होंगे। चीफ कमिश्नरी प्रांत जो है, चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे भाई? ये 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत। पहला क्या था? अजमेर जो कि राजस्थान में है, दूसरा है बलूचिस्तान जो आज
पाकिस्तान के अंदर है। और तीसरा था कुर्ग जो कि कर्नाटका में है और ये अपनी खनिज संपदा के कारण बहुत फेमस है। और लास्ट जो फोर्थ था वो था दिल्ली। यानी कि ये जो 4 मेंबर होंगे ये कहाँ से होंगे, अजमेर से, बलूचिस्तान से और कुर्ग से और दिल्ली से होंगे। यानी कि चीफ कमिश्नरी प्रांतों से ये 4 सदस्य होंगे किसके अंदर, संविधान सभा के अंदर। फिर अगला था 93। अभी 93 जो सदस्य हैं ये कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से। कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से। 2 भागों में भारत बटा हुआ था, मैंने अभी बताया था। फर्स्ट क्या था, ब्रिटिश भारत जहाँ पर डायरेक्ट क्राउन का शासन था। सेकंड था देसी रियासतें जहाँ पर हमारे जो राजा महाराजा थे वो प्रशासन चलाते थे अपना। तो 93 यहाँ से होंगे और 292 कहाँ से होंगे, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत जो थे, ठीक है। और ये जो 4 है ये चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है, चीफ कमिश्नरों के जो प्रांत है वहां से होंगे। तो ये टोटल मेंबर कितने हो गए, 389 हो गए। फिर आगे क्या होता है कि 4 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव किया जाता है। 4 जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव कर लिया जाता है और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पहली बैठक होती है। और इस बैठक में कौन शामिल नहीं होता, इसके अंदर मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसके द्वारा पाकिस्तान की जो मांग की गई थी उसको ठुकरा दिया गया था कि भाई ये सही नहीं है। इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। दैट्स वाई जो मुस्लिम लीग थी वो पहली बैठक के अंदर शामिल नहीं होती। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको कार्यवाही जो कारिणी जो बनाई गई थी यहाँ पर, यानी कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसके अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है एक कार्यवाहक के रूप में। इट मीन्स कि जब तक कोई स्थायी सदस्य नहीं बनता है तब तक वो जो पूरी ये जो सभा है इसका संचालन कौन करेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली बैठक की बात है जिसके अंदर कौन शामिल नहीं होता, मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जो हमारी देसी रियासतें होती हैं वो किसके अंदर शामिल हो जाती हैं, भारत संघ के अंदर शामिल हो जाती हैं और वहां से 73 मेंबर इसके अंदर आ जाते हैं, संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। कितने, 73 नए सदस्य जो कहां से होते हैं, देसी रियासतों के। जो देसी रियासतें अब भारत संघ के अंदर शामिल हो गई थी। और अस्थायी कार्यवाहक सदस्य किसको बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को इसकी जो दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक संपन्न होती है कब, 11 दिसंबर 1946 को होती है। अब चुनाव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। चुनाव के माध्यम से होता है ये कि भाई आप इसके योग्य हैं और आप इसका संचालन आप करेंगे। किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है भैया, 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव ये कौन पेश करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रस्ताव पेश तो किया जाता है लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से अभी इसको पारित नहीं किया जाता, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि भाई अभी इस सभा के अंदर मुस्लिम लीग शामिल नहीं है, अल्पसंख्यक शामिल नहीं है, ये उनके अधिकारों की अवहेलना होगी, अभी इसको पारित करना सही नहीं है। जब सब साथ होंगे तभी हम इसको पारित करेंगे। तो इसको पेश किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 यानी कि 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया। पेश किया गया था 13 दिसंबर को और पारित कब कर दिया गया था, 22 जनवरी
1947 को। और इसको पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो अब जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो चीजें इंक्लूड की गई हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से उन सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसके अंदर जो प्रस्तावना में जो चीजें कही गई हैं भारत के बारे में या भारत के संविधान के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पर वर्णित हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहला पॉइंट रखा कि भारत एक संघ है। पहला पॉइंट क्या रखा गया? कि भारत एक संघ। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर, भारत एक संघ है और इसके अंदर जो ब्रिटिश भारत है, भारत का ब्रिटिश भारत और जो देसी रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। भारत एक ऐसा संघ है जिसके अंदर ब्रिटिश भारत को या फिर देसी रियासतों को शामिल होने का पूरा अधिकार है, वो अपनी मर्जी से इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य होगा। क्या होगा? स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य या लोकतांत्रिक राज्य होगा। भारत स्वतंत्र होगा बिल्कुल, प्रभुसत्ता संपन्न होगा। हम ना किसी दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप करेंगे, ना किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त करेंगे। यानी कि ना तो हम साम्राज्यवादी नीति अपनाएंगे और ना ही कोई दूसरा देश भारत में हस्तक्षेप करे, हम बर्दाश्त करेंगे। संपन्न होगा। फिर है गणराज्य होगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, लोगों का शासन होगा। अंतिम जो शक्ति है, अंतिम जो सत्ता है वो लोगों के हाथ में होगी। तो ये क्या है? स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो कि हमारी प्रस्तावना में कही गई है ये लाइन, और यहाँ पे एज इट इज इसको रखा गया है कि भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। फिर अगला इसके अंदर थर्ड पॉइंट था कि भारत के सभी लोगों को, भारत के जो लोग हैं उन सभी लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, सभी लोग बराबर हैं और सब लोगों को सब प्रकार के अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। फिर अगली क्या बात कही थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो भी, कि भारत के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। भारत में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो सभी लोगों को के लिए समान है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से कोई भी व्यक्ति संबंधित हो। फिर अगला एक वर्ड था कि न्याय की समानता, यानी कि सब लोगों के लिए समान न्याय का प्रावधान होगा, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी जाति धर्म से संबंधित है। अगर एक ही प्रकार का अपराध किया जाता है, अपराध करने वाला चाहे मजदूर है या देश का राष्ट्रपति है, अगर परिस्थितियां समान है और अपराध एक जैसा है तो समान दंड का प्रावधान होगा। इट मीन्स कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी, अगर वो एक ही प्रकार का अपराध करते हैं तो उनको बराबर दंड दिया जाएगा, उनके पद को नहीं देखा जाएगा, यानी कि समान न्याय प्रणाली लागू होगी। अगर आप अपराध, जैसा आप अपराध करोगे वैसा ही आपको दंड मिलेगा। उसके अंदर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि भाई आप किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं या फिर आप कोई गरीब व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि न्याय की समानता। अगला हमारा पॉइंट बनता है विचार की अभिव्यक्ति। ये अभी था न्याय की समानता, न्याय की समानता। अगला है हमारा विचार की अभिव्यक्ति। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारी प्रस्तावना में इंक्लूड हैं। विचार की अभिव्यक्ति, विचार की अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? यानी कि अपने विचारों को रखना, या कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने की स्वतंत्रता होगी, अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, किसी प्रकार के बंधन या बंदिशें उसके ऊपर नहीं होंगी। व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई संघ बना सकता है, भाषण दे सकता है, रैली निकाल सकता है या फिर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। फिर अगला है व्यवसाय की छूट। व्यवसाय की छूट। व्यवसाय की छूट का यहाँ पर क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को
अपने व्यवसाय को चुनने का पूरा अधिकार है। वो किसी भी काम को कर सकता है या छोड़ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई कोई निम्न काम करने वाला व्यक्ति पूरी उम्र निम्न ही करता रहे। अगर उसके अंदर योग्यता है तो वह किसी ऊंचे पद पर भी जा सकता है। उसको कोई भी व्यवसाय अपनाने की या किसी भी व्यवसाय को छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता है। तो ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? व्यवसाय की छूट के अंदर, यानी कि कोई भी काम अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। अगला जो पॉइंट बनता है हमारा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता से यहाँ पे मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को समूह बनाने की पूरी स्वतंत्रता है, यूनिटी बनाने की, जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस निकालने की, प्रदर्शन करने की, अपनी बात रखने की या अपनी बात को मनवाने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि संघ बनाकर प्रदर्शन करने की, हिंसात्मक ढंग से नहीं, अहिंसात्मक ढंग से, यानी कि ऐसे तरीके से कि भी किसी को कोई नुकसान भी ना हो। आप अपनी बात को रख सकते हो, आप यूनिटी बना सकते हो, समूह बना सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, अपनी मांगे आप मनवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मजदूरों के संघ बनाए जाते हैं जो अपने मालिक के अपोजिट अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी अपनी मांगे मनवाने के लिए। फिर अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है अगली है, अल्पसंख्यकों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं। अल्पसंख्यकों दलित, दलितों व पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं, पिछड़ी जाति होती हैं, पिछड़ी जाति या जनजाति, पिछड़ी जाति या जनजाति, जनजाति के लोगों को संरक्षण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई। ये हमारे जो प्रस्तावना है ये उसके अंदर इंक्लूड है कि भाई जो हमारे अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, जो संख्या में कम है, उनके साथ किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। तो अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पिछड़ी जो जातियां हैं, जातियों के लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि अल्पसंख्यकों को और जो दलित हैं, निचली जातियां हैं या जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, उनको सभी तरह से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उनकी सारी बातें मानी जाएंगी, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने दी जाएगी। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड की गई? भारत के संविधान के अंदर, कि भारत का संविधान इनको संरक्षण प्रदान करेगा। किस किस को? अल्पसंख्यकों को, दलितों को और पिछड़ी जातियों और जनजातियों को भारत के संविधान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये सारे जो बातें मैंने अभी बताई हैं उद्देश्य प्रस्ताव में, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। इसके अंदर जो हमारी प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको इजीली डिफाइन करके बताई हैं ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। वैसे एक बार ये वीडियो देखने से आपको ये चीजें लर्न नहीं होंगी, आप कंटिन्यूसली अगर इसको दो तीन बार आप इसको देखोगे रिपीट कर करके, तो आपको ये अच्छे से इजीली आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। अब अगला जो हमारा टॉपिक बनता है इसी विधानसभा के अकॉर्डिंग, वो है प्रारूप समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रारूप समिति। इसको मैं रब कर देती हूँ भाई, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इनको ये बोला जाता है कि भाई आप इसके अंदर पूरी तरह से सर्च करके कि कौन सी धाराएं होंगी, कौन सी सूचियां या अनुबंध इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे, उन सारी चीजों के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसको अपनी रिपोर्ट देने के लिए बोला जाता है कि भाई आप इन सारी चीजों के बारे में आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। ये क्या होती है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। अब ये प्रारूप समिति जो होती है इसका गठन होता है 15 अगस्त 1947 को। 1947 को होता है। कब होता है? 15 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष होता है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये एक महार जाति से बिलोंग करते थे, एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे, आप इसे दलित भी कह सकते हैं। तो इन्होंने अपने टाइम पे दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखा भी और खुद प्रैक्टिकली इनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने भविष्य में दलितों के उद्धार के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूँगा। ये वेल एजुकेटेड थे, इनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता है और इन्हें भारत के संविधान का निर्माता, जनक या पिता भी कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, निम्न जाति से बिलोंग करते थे और इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए बहुत कुछ किया। इनकी वजह से ही आज संविधान में जो आरक्षण इन्हें दिया गया है उनका जो वो जाता है, क्रेडिट जो जाता है पूरा भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। खुद भी इन्होंने पर्सनल लाइफ में इस भेदभाव को बहुत झेला है। फिर इनको बना दिया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, जिसका गठन किया गया 15 अगस्त 1947 को। संविधान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने सारी चीजों पे सर्च की और फैब 1948 को इन्होंने प्रारूप जो था यानी कि जो रूपरेखा थी संविधान की उसको तैयार कर लिया। संविधान सभा की जो रूपरेखा तैयार की थी इन्होंने, वो कब कंप्लीट हो गई? फरवरी 1948 को ये प्रारूप या ये रूपरेखा बनकर अब इनकी तैयार हो गई थी। और फिर इसके बाद में नवंबर 1948 को इसे सौंप दिया गया। नवंबर 1948 को संविधान सभा को इसको सौंप दिया गया। संविधान सभा को सौंप दिया गया। किस चीज को? जो ये प्रारूप इन्होंने बनाया था, जो रूपरेखा इन्होंने रेडी की थी ना, उसको रेडी करके इन्होंने 1948 नवंबर में इसने संविधान सभा को सौंप दी। फिर उसके बाद में बैठक हुई और यहाँ पर जो ये इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी उसके ऊपर गहन विचार विमर्श किया गया और उसको पूरी तरह से जांचने के बाद, परखने के बाद में इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, उसको एज इट इज इसको स्वीकार कर लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है 26 नवंबर 1949 को ये रूपरेखा जो थी इसको स्वीकार कर लिया गया, जिसको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था, जो कि सदस्य थे इसके प्रारूप समिति के। और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को लागू कर दिया गया। और इसके अंदर बहुत सारी धाराएं, अनुबंध और सूचियां इसके अंदर इंक्लूड की गई। भारत का जो संविधान है उसके अंदर 395 धाराएं हैं। 395 धाराएं। भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित विस्तृत संविधान है, जिसके अंदर 395 क्या है? धाराएं हैं और 22 उपबंध हैं। 22 क्या है इसके अंदर? उपबंध हैं। 395 धाराएं हैं, 22 इसके अंदर उपबंध हैं और क्या है? 10 अनुसूचियां। 10 क्या है इसके अंदर? अनुसूचियां। भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें जो है हमने विदेशों से ली है। विदेशों का जो संविधान है उससे बहुत सारी चीजें ली गई हैं। कभी कभी बोला जाता है कि ये मतलब उधार में संविधान लिया गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। तो भारत के संविधान के अंदर क्या है? 395 धाराएं हैं, 22 उपबंध हैं और 10 अनुसूचियां हैं। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का संविधान है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था संविधान सभा का, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है कि कब इसका गठन किया गया। इसकी जो प्रोसेस शुरू होती है वो कैबिनेट मिशन से शुरू होती है, जो भारत में भेजा गया है भारत के संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए। जस्ट
2 मिनट्स में मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कैबिनेट मिशन भेजा गया ताकि भारतीय गतिरोधों को दूर किया जाए। भारत में संविधान सभा का निर्माण करने की बात कही गई। संविधान सभा का गठन किया गया जिसके अंदर 389 सदस्य थे और उसके बाद में फिर संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसके अंदर मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, जो कि 9 दिसंबर को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष आप कह सकते हैं बना दिया गया। और फिर 11 दिसंबर को जो इसकी 11 दिसंबर को इसकी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया या उनको नियुक्त कर लिया गया। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और उसके बाद ये जो प्रस्तावना के अंदर जो तथ्य थे वो सारे के सारे इसके अंदर डिफाइन किए गए। फिर प्रारूप समिति का गठन किया गया। अध्यक्षता की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें संविधान का निर्माता या जनक या दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में भारत का संविधान लागू कर दिया जाता है। उसके अंदर धाराएं 395, 22 उपबंध और 10 अनुसूचियां उसके अंदर डाली जाती हैं और इसके अंदर देश के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार और मॉरल ड्यूटीज प्रदान की जाती हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आज मैंने जो आपको पढ़ाया आपको इजीली वो सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप 2 से 3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।